हमारे पास इतनी सारी क्वेरीज आई थी दैट मैम हाउ टू राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ, आपको मिल सकते हैं 5 out of 5। इसमें जो टेंस आप यूज कर रहे हैं दैट शुड बी अ सिंगल टेंस। इफ इट्स अ बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, please stick to the facts which are already mentioned in numbers. Do not give your opinion, otherwise आपके मार्क्स डेफिनेटली कट हो जाएंगे बच्चों। बहुत आसान फॉर्मेट है, दैट इज IBC। हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्या चांदवानी, योर इंग्लिश एजुकेटर। और आज बच्चों मैं आपके एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूं जिसके रिगार्डिंग हमारे पास इतनी सारी क्वेरीज आई थी दैट मैम हाउ टू राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ, प्लीज 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 हेल्प अस। सो बच्चों अगले 10 मिनट में मैं आपको बताने वाली हूं हम कैसे लिख सकते हैं एक एनालिटिकल पैराग्राफ और आपको मिल सकते हैं 5 out of 5 यानी कि फुल मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो बच्चों हम शुरुआत करते हैं कि एक एनालिटिकल पैराग्राफ को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या फॉर्मेट है, एंड वी विल आल्सो डिस्कस द एग्जांपल। तो फटाफट से बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और पहले मैं आपको समझाती हूं कि एक एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है। What is an analytical paragraph that you must know? So an analytical paragraph is basically a form of a descriptive writing that is used to test the analytical skills of our dear students। बेटा आपको क्या करना है, आपको बेसिकली एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखनी है। किसकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखनी है? जो चार्ट आपको गिवन है आपके पेपर में उसके ऊपर। किसके ऊपर लिखना है? जो चार्ट आपको मेंशन्ड है पेपर में उसके ऊपर। जो ग्राफ या फिर टेबल या जो भी डेटा आपके बोर्ड एग्जाम्स में सीबीएसई वालों ने मेंशन कर रखा है, आपको उस पाई चार्ट को, आपको उस बार ग्राफ को, आपको उस हिस्टोग्राम को आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप इसमें क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। सो आपको इसे ब्रीफ रखना है, आपको वर्ड लिमिट गिवन भी होगी। ट्राई टू कीप इट अराउंड 100 और 120। अगर 100 गिवन है तो स्टिक टू 100 ओनली। इट शुड बी ब्रीफ। नाउ इट शुड बी प्रिसाइज एंड वेल डायरेक्टेड। दैट मीन्स जो भी आपके बार ग्राफ या फिर पाई चार्ट में गिवन है आपको उसी से स्टिक करना है। आप उसमें अपनी तरफ से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। इट इज अ बिग नो नो। एंड द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इट शुड बी क्लियर एंड क्रिस्प। जो लैंग्वेज है आपको वो यूज करना है। एंड इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा कि आपको जो ये पूरा पैराग्राफ है इसमें जो टेंस आप यूज कर रहे हैं दैट शुड बी अ सिंगल टेंस। दैट मीन्स आप ऐसे मत करिए कि आप बार बार जो टेंस है उसे चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सिंपल प्रेजेंट से स्टार्ट करा देन यू सडनली स्विच टू सिंपल पास्ट। नो, दैट इज अगेन प्रोहिबिटेड। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। स्टिक to single tense while writing an analytical paragraph. Next is personal opinion जो है वो आप इसमें बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं कर सकते हो, क्योंकि बच्चों जब आपको बार ग्राफ या पाई चार्ट गिवन है आपको सिर्फ वही फैक्ट बताने होंगे, वही पोर्ट्रे करना होगा जो उस पाई चार्ट में मेंशन्ड है या उस बार ग्राफ में मेंशन्ड है। आप अपनी साइड से कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। Very important point, use of first person pronouns should be omitted. That means first person pronoun जो कि होते हैं I and we, ये आपको यूज नहीं करना है। In my opinion और I think so और we should do this, ये सब आपको बिल्कुल अवॉइड करना है because it is an analytical paragraph. That means a descriptive writing of whatever is clearly given to you in the question. If it's a bar graph, histogram, pie chart, please stick to the facts which are already mentioned in numbers. Do not give your opinion, otherwise आपके marks definitely cut हो जाएंगे बच्चों। फटाफट से चलते हैं और देखते हैं the format of an analytical paragraph। बहुत आसान फॉर्मेट है, that is IBC। अरे IBC क्या है? इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड देन कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है? पैराफ्रेज द क्वेश्चन। जो आपको सीबीएसई वालों ने क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको उसी को पैराफ्रेज करना है, यानी कि उसी क्वेश्चन को बस थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड्स में लिखना है, बट ऑफ कोर्स द मीनिंग शुड बी सेम। तो इंट्रोडक्शन आपको बहुत आसानी से आपके क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, बट ऑफ कोर्स वर्ड्स थोड़े डिफरेंट रखना, बट प्लीज डू नॉट चेंज द मीनिंग कि आप अच्छा करने जा रहे हैं और आप कर दें, कोई
ब्लैंडर, ऐसा नहीं करना है. सेकेंड विल बी योर बॉडी एंड यू कैन डिवाइड द बॉडी इनटू टू पार्ट्स लाइक पैराग्राफ 1 एंड पैराग्राफ 2. अब आप ऐसे जो टर्म्स हैं जिनका नाम है लोएस्ट ग्रेटेस्ट, ये यूज कर सकते हैं बिकॉज व्हेनेवर यू आर कंपेयरिंग नंबर्स सच टर्म्स आर यूजुअली यूज्ड. ओके, कि लोएस्ट उन्होंने जो है ये चीज यूज करी है, दिस वाज ग्रेटेस्ट. तो ऐसे जो वर्ड्स हैं आप यूज कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स इन अ लॉजिकल वे. एंड प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज आई विल ऑल्सो solve one example in front of you. Next is second part of the body, that's para 2. Compare different sectors. आपको pie chart में या histogram में whatever is given, for example this is the pie chart, इतना उनका इस चीज का usage है, ठीक है. यहाँ पे they'll mention that for example it's 22%, then here let's say it's 25%. ओके, दिस इज मेजोरिटी, तो दिस इज 50%. तो बेटा ये नंबर्स आपको गिवन होंगे तो आपको जो है इनको डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट नंबर्स को कंपेयर करना होगा. हाउ वील डू दैट, जस्ट वेट फॉर 1 more minute. Next is conclusion. Describe the overall trend or write a conclusion. So last में आप क्या लिख सकते हैं, this pie chart concludes that. ऐसे करके आप अपना conclusion लिख सकते हैं कि pie chart में वो जो main चीज है वो कहना क्या चाह रहे हैं, उसमें वो आपका conclusion हो जाएगा. How to do that? Let's quickly see an example. बच्चों आ गया जो मैं आपको explain करने की कोशिश कर रही थी. इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे. ध्यान से सुनिएगा कैसे हम इसमें कंपैरिजन करेंगे. So the question says the given pie chart represents the amount of money spent by a family on different items in a month. Write an analytical paragraph using the information given in the chart. अब बच्चों ये जो चार्ट है इसको ध्यान से समझते हैं. जो एक फैमिली है, जो परिवार है, वो अपनी जो उनकी इनकम है उसका 19%, 19% कपड़े, नए कपड़े खरीदने में खर्च करता है. 23% जो कि उनका, मुझे जितना समझ में आ रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेंसेस है वो जाते हैं घर के ग्रोसरी यानी कि राशन लाने में. 5% जाता है सिर्फ रेंट में, जो उनके घर का रेंट होगा. 20% which is again the second highest. Second highest क्या है? This was first, that was grocery. Second highest है उनके बच्चों की जो स्कूल फी या कोचिंग फी जाती है. So 20% वो अपनी इनकम का स्पेंड करते हैं on their kids education. ठीक है. उसके बाद 18% वो ट्रांसपोर्टेशन में यूज करते हैं, यानी कि यहाँ से वहां जाने के लिए, कम्यूट करने के लिए जो बस, ऑटो, कैब सर्विसेज वो लेते होंगे, इसके लिए उन्हें देने पड़ते हैं 18% ऑफ देयर इनकम. ओके, एंड 15% वो यूज करते हैं मिसलेनियस में. मिसलेनियस का मतलब होता है बच्चों अदर एक्टिविटीज, या आप इसको अदर्स मान सकते हैं. इसके अंदर छोटे मोटे बाकी जितने भी खर्चे हैं वो सब आ गए 15% में. बहुत आसान सा पाई चार्ट मैं लाई हूं आपके लिए, सो दैट यू विल बी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू decode these numbers and how to write in a descriptive form. तो चलिए बच्चों देखते हैं how do we write the first part, that is your introduction. So the pie chart provides information about the amount of money a family has spent. ये हमें क्या बता रहा है? This pie chart बेसिकली, अब मैंने क्या करा, पैराफ्रेज कर लिया. क्वेश्चन में गिवन था कि ऑफ कोर्स वो लोग क्या करते हैं, यहीं पे गिवन है, दिस पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय अ फैमिली ऑन डिफरेंट आइटम्स इन अ मंथ. मैंने थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया एंड दैट्स इट, थोड़े से वर्ड्स चेंज कर दिए. द पाई चार्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी अ फैमिली हैज स्पेंट ऑन डिफरेंट आइटम्स इन अ मंथ. ये मुझे क्वेश्चन से ही मिल गया. अब मैंने क्या देखा कि इनके जो मेजर एक्सपेंसेस हैं जो कि है 23%, ये कर रहे हैं ग्रोसरी पे. तो मैं इसे लैंग्वेज में कैसे फॉर्म करूंगी, इस तरीके से. सो ऑन एन एवरेज द फैमिली हैज spent majorly on grocery, which is 23% of the total expenses. Isn't it easy, students? बहुत आसानी से आप इसे फ्रेम कर सकते हैं that the family has spent majorly on grocery items, which is 23% of their total expenses. Done. सेकेंड इनका हाईएस्ट जिस पे खर्च कर रहे हैं दैट इज द एजुकेशन थिंग. सो वेयर इट हैज, वेयर क्यों करा, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हो. ग्रोसरी में जा रहा है बेटा 23% ऑफ द इनकम, वेयर एज एजुकेशन में जा रहा है 20%. सो व्हेन कंपैरिजन इज देयर, ऑफ कोर्स वी विल यूज वेयर एज, व्हिच इज द अप्रोप्रिएट वर्ड. So whereas it has spent 20% on education, which shows that is the second priority, or it is the second priority for the family. Of course education is very 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 important. Next बच्चों हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, the other item. अब इन्होंने सबसे ज्यादा उसके बाद किस पे खर्च किया है, that is their transportation, that is 18%, और उसके बाद इन्होंने करा है 19% on their clothes.
So the other item on which it has spent the most is clothes, ठीक है, that is 19%. और उसके बाद है transportation, and transportation which levels off at 19 and 18% respectively. तो पहले आपने अगर क्लोथ्स मेंशन करा है तो प्लीज आप क्लोथ्स का परसेंटेज ही मेंशन करिए. ट्रांसपोर्टेशन आपने बाद में मेंशन करा है तो उसे बाद में ही मेंशन करिए, अदरवाइज आपके इस वजह से भी मार्क्स कट सकते हैं. आपने आगे लिख दिया क्लोथ्स और परसेंटेज यहां लिख दिया 18, तो वो गलत हो जाएगा. बेटा आपको अगर क्लोथ्स पहले लिखा है तो क्लोथ्स का परसेंटेज पहले आएगा, एंड ट्रांसपोर्टेशन बाद में लिखा है तो परसेंटेज उसका बाद में आएगा. अब इसके बाद जो वो स्पेंड कर रहे हैं मैक्सिमम, दैट इज 15% ऑन मिसलेनियस यानी कि अदर थिंग्स, बट दैट इज नॉट अ वेरी ह्यूज परसेंटेज ऑफ देयर इनकम. तो ऑफ कोर्स हम ये मेंशन करेंगे 15% of their expenses were on the other items that might include stationery, cosmetics, accessories, etc. might model use करा है because हो सकता है less probability हो सकता है वो 15% जो है कॉस्मेटिक्स में नहीं कर रहे हो, किसी और चीज पे कर रहे हो. सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड द करेक्ट मॉडल, दैट इज माइट. तो हो सकता है बेटा मिसलेनियस मेंशन्ड है, अदर्स में कुछ भी आ सकता है. इट कुड बी स्टेशनरी, इट कुड बी मेकअप आइटम्स, इट कुड बी स्किन केयर आइटम्स. तो अदर्स में कुछ भी हो सकता है ये. And the least that they had spent was on their rent, that is only 5% of their total income. तो 5% अपनी इनकम का वो यूज करते हैं रेंट पे, which is again a very smart decision too. बट आपको अपनी ओपिनियन नहीं लिखनी है. क्या मैं लिख सकती हूँ इट इज अ स्मार्ट डिसीजन कि आप अपनी सैलरी का सिर्फ 5% ही रेंट में दीजिए? नो, आई कैन नॉट गिव माई पर्सनल ओपिनियन, इट विल डिडक्ट योर मार्क्स डेफिनेटली. सो प्लीज अवॉइड गिविंग योर ओपिनियंस. द मैक्सिमम अमाउंट वॉज स्पेंट ऑन ग्रोसरी, देन एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड क्लोथ्स. क्योंकि वो नंबर क्या था बेटा, 23% was spent on grocery, then 20% was paid for education. मैं इसको फटाफट से लिख देती हूँ. 23% for grocery, 20% for education, 19% for clothes, 18% for transportation. तो ये जो major expenses हैं फैमिली के वो इन चीजों के लिए थे. So we have written the maximum amount was spent on grocery, education, ट्रांसपोर्टेशन एंड क्लोथ्स. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का कितना हुआ था, 18% हुआ था. यस, that's correct. So I hope this para is clear to each and every student of mine. And now the next is, overall the data shows that they have not spent much on the unnecessary items. क्योंकि आप देखेंगे miscellaneous पे बच्चों ने सिर्फ खर्च किया है, that is 15%. That means हम नहीं बोल रहे हैं. The data shows that they haven't spent much on unnecessary things or the miscellaneous items that considers of the other things. After spending on grocery, which is of utmost importance, they have spent a significant amount on education. ग्रोसरी के बाद सबसे ज्यादा अगर उन्होंने किसी पे खर्च किया है सो दैट इज एजुकेशन. आप अगर ध्यान से देखें तो हम वर्ड्स को बस थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं, दैट्स इट. बिकॉज अगर 100 वर्ड्स या 120 वर्ड्स की लिमिट है सो वी हैव टू डू दैट. ओके, सो द लीस्ट मनी स्पेंट ऑन मिसलेनियस आइटम्स आफ्टर स्पेंडिंग ऑन देयर रेंट विच इज देयर लाइबिलिटी. अब आप सबको पता है कि रेंट किसी भी इंसान का एसेट नहीं होता. एसेट क्या है जो ऑफकोर्स फ्यूचर में आगे आपको और बेनिफिट्स देगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस. लाइबिलिटी एक ऐसी चीज है जो इसकी जो वैल्यू है वो आपको कुछ भी फ्यूचर में फायदा नहीं देने वाली है. आपने एसएसटी में पढ़ा होगा. सो रेंट जो है वो आपकी लाइबिलिटी है. सो thus it is clearly evident that 85% of the total amount of money was spent on their liabilities, whereas only 15% was spent on the other items that might not be necessary to spend on. तो 85% जो है वो सब इनकी लाइबिलिटी है क्योंकि कहीं पे भी स्पेंड नहीं कर रहे हैं. ग्रोसरी आपने एक महीने की खरीद ली तो क्या ये आपको अगले महीने अगर आपने 10,000 की ग्रोसरी खरीदी एक महीने की तो क्या ये नेक्स्ट मंथ आपको 20,000 होकर मिलेंगे या अगले साल 20,000 होकर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे. तो ऑफकोर्स ये भी एक लाइबिलिटी है. बट आप बोल सकते हैं डे टू डे लाइफ की नीड्स हैं तो ऑफकोर्स ये सब करना तो होगा. बट 85% जो है लाइबिलिटी और 15% ये अदर चीजों के लिए खर्च कर रहे हैं, विच इज नॉट अ बिग अमाउंट. बट येस, इफ पॉसिबल, इतना भी नेसेसरी नहीं है, इसको भी बचाया जा
सकता है। प्लीज स्टिक टू द फैक्ट्स व्हिच आर मेंशन्ड इन द पाई चार्ट। आप स्टार्ट कर सकते हैं, द पाई चार्ट स्टेट्स दैट, लास्ट में आप लिख सकते हैं द पाई चार्ट कंक्लूड्स दैट, बीच में जो बॉडी है दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो अगर आप लोगों ने बेटा करेक्ट फॉर्मेट यूज करा तो आप लोग को 1 मार्क्स इजीली उसका मिल जाएगा। इफ यूल बी यूजिंग करेक्ट ग्रामर, करेक्ट टेंस, यू विल अगेन गेट 1 और 1.5 मार्क्स इजीली फॉर दैट। तो बेटा 5 नंबर में से 2 या 2.5 नंबर लाना तो बहुत इजी है। सो यू कैन स्कोर 5 out of 5 if you have watched this video till the end. All the best for your exams and keep showering your love. If you like the video, please like this, subscribe to our channel Unacademy 9th and 10th, and do not forget to hit the bell icon.